हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स को हमने डिफाइन किया कि यूनिट्स आर नथिंग बट दी स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज़ यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस की मदद लेते हैं उसे क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यूनिट्स। इस यूनिट्स के तीन क्या बने थे? सिस्टम्स बनाए गए थे। पहला जो सिस्टम था उसे क्या कहा था आपने? उसे कहा था CGS सिस्टम। क्या बोला था उसे आपने? CGS सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम था उसका नाम दिया आपने MKS सिस्टम। और जो थर्ड सिस्टम हमने जो देखा वो था आपका FPS सिस्टम। इसमें से आपको ये तो पता है कि जो भी पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, जैसे कि C हो, M हो या F हो, ये हमेशा किसको मेज़र करने के काम आती है? लेंथ को मेज़र करने के काम आती है। जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, फुट। समझ पा रहे हो कितना? और जो दूसरा होता है, दूसरी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट होता है, वो किसके लिए काम आता है? वो काम आता है किसको गिनने के लिए? मास को काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए। जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, इस तरीके से। और जो लास्ट होता है वो होता है किसके लिए काम आएगा? वो आपको टाइम को मेज़र करने के लिए। तो टाइम ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसे मेज़र करने के लिए हम सेकेंड की मदद लेते हैं। इसमें से ये जो दो सिस्टम्स थे, इससे आपने कहा था कि ये क्या सिस्टम्स होते हैं? इसे कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। किस नाम से जानते हैं हम इसे? मैट्रिक सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कहाँ यूज़ किया जाता है? जो कंट्रीज ज़्यादा या जो नेशन ज़्यादा इंग्लिश को यूज़ करते हैं वहाँ पे इन सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। मतलब ये जनरली ग्रेट ब्रिटेन में FPS सिस्टम को ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमने देखा कि ये जो CGS है, MKS है और FPS है, इन तीन सिस्टम्स को अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि हमने हमारे जो कंट्री में हम जनरली MKS सिस्टम को यूज़ करते हैं, बहुत बार हम CGS यूनिट को भी यूज़ कर लेते हैं, सिस्टम्स को भी यूज़ कर लेते हैं, बट FPS सिस्टम्स को हम जनरली प्रेफर नहीं करते, हम उसे यूज़ नहीं करते। तो जब भी कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जब भी कोई साइंटिस्ट इंडिया से अगर कोई इंफॉर्मेशन क्या किया जाए, ग्रेट ब्रिटेन में भेजा जाए, ग्रेट ब्रिटेन में कोई इंफॉर्मेशन भेजा जाए, तो हम वो इंफॉर्मेशन जनरली किस सिस्टम में भेजेंगे? एक तो भेजेंगे MKS में या CGS में, भेजा हमने इसे। बट वहाँ पे उस कंट्री में जिस सिस्टम को यूज़ किया जाता है वो सिस्टम कौन सा था? FPS सिस्टम। मीन्स उन्हें कहीं ना कहीं क्या होने लगा, अब इस इंडिया के सिस्टम से ग्रेट ब्रिटेन वालों को क्या होगा? कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगी? क्योंकि उनके तरफ जो भी काउंट किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उनका सिस्टम अलग है, हमारे तरफ सिस्टम अलग है। तो दुनिया में इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं, हर तरफ अगर अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ किया जाए तो वहाँ पे क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप पड़ेगा। क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप लैंग्वेज के टर्म में नहीं। जैसे कि आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में आप देखते हो कि जो नॉर्थ इंडिया होता है, नॉर्थ इंडिया में आप हिंदी जनरली यूज़ किया जाता है। नीचे के तरफ आप जाओगे साउथ की तरफ तो वहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज होते हैं, तमिल या फिर तेलुगु को जनरली यूज़ किया जाता है, तेलुगु। तो कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ में ये जो लैंग्वेज का डिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप था, लैंग्वेज का कम्युनिकेशन गैप, उसको कम करने के लिए फिर किसकी मदद ली जाती है? हिंदी की मदद ली जाती है। हिंदी हमारी क्या बन गई? राष्ट्रीय भाषा बन गई, राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज बन जाती है। और नेशनल लैंग्वेज होने की वजह से हिंदी यहाँ पे भी समझती है लोगों को, हिंदी यहाँ पे भी समझती है हिंदी, है ना। बट जैसे ही हमने इंडिया को छोड़ के अगर हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें, दूसरे कंट्री में चले जाए, तो वहाँ पे हम हिंदी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं? क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम जो होती है, क्या होती है? इंग्लिश। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर किसी दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन करना है तो आपको जनरली कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। ये इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात चलो, किसकी बात चलो? लैंग्वेज की। बट हम लैंग्वेज की बात ना करते हुए किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स की, मतलब यूनिट्स की। अगर यूनिट्स हर जगह हर कंट्री में अलग अलग हो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आपको देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन गैप आपको देखने को मिलता है। और इस कम्युनिकेशन गैप में साइंटिस्टों को ज़्यादा नुकसान होता है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो हमें एक्सचेंज करनी होती है, जैसे कि अभी आपको पता है जो दौर शुरू है, पैंडेमिक शुरू है, कोरोना का पैंडेमिक। इस कोरोना के दौर में अगर हमें कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंट्री से लेनी है तो वो जो यूनिट यूज़ करेंगे, अगर वो मान लो पाउंड में हमें कोई चीज़
मेज़र करके दे रहे हैं कोई मास, और हम उसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं हमारी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेशन गैप आएगा इन दोनों के बीच में। पाउंड हमें नहीं पता, हम पाउंड को यूज़ ही नहीं करते हमारी कंट्री में, हम किसे यूज़ करते हैं किलोग्राम को, और वो कंट्री वाले पाउंड को यूज़ करते होंगे, तो क्या पड़ गया फिर वहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बीच में एक तरीके की गैप पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गैप। और इस गैप को एलिमिनेट करने के लिए, इस गैप को टर्मिनेट करने के लिए, वैनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। इन तीनों के जगह एक कॉमन सिस्टम को लाना पड़ेगा, और उस कॉमन सिस्टम को कहा जाता है एसआई यूनिट। क्या कहा जाता है उसे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया गया? देखिए, उसे कहते हैं सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो याद रखना कि ये जो सिस्टम में इंटरनेशनल लिखा गया है, सिस्टम में यहाँ पे ई लगाया गया सिस्टम में, और इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी देखिए क्या लगाया गया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया गया? ई लगा दिया गया, डी यूनिट्स। डी यूनिट्स इस तरीके से उसे लिखा जाता है। समझ पा रहे हो इतना? ये किसका ऐसा, ये किसका लॉन्ग फॉर्म होता है? ये लॉन्ग फॉर्म होता है एसआई यूनिट। इसी को, इसी का जो एब्रीवेशन आप देखोगे, एब्रीवेशन क्या है इसका? एब्रीवेशन, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम के फॉर्म में लिखा जाता है। समझ पा रहे हो इतना? तो ये क्या होते हैं? सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स की जरूरत हमें पड़ी, वो किस लिए पड़ी? टू एलिमिनेट द कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करना था? एक कॉमन सिस्टम को यूज करना, और उसे क्या बोला आपने? सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को मान्यता कब मिली? 11th जनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस मेजर्स एंड वेट्स, ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1960 में एसआई यूनिट्स को क्या दी गई? मान्यता दी गई, और इस कॉमन सिस्टम को क्या किया गया? पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। तो कॉमन सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स आर नथिंग बट द एसआई यूनिट्स विच इज यूज एज अ कॉमन सिस्टम फॉर ऑल द कंट्रीज। सभी कंट्रीज में जब हम इंटरनेशनल डील कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जब डील कर रहे होते हैं, तो हम एसआई यूनिट को यूज़ करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि उनके खुद की कंट्री में जब वो आपस में लोकल लोगों से जब डील कर रहे होते हैं, तो वो एफपीएस सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। एफपीएस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लोकल लोगों में क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। बट जब बात आती है इंटरनेशनल की, किसकी बात आती है? इंटरनेशनल, तब जाके कौन सा सिस्टम को हमें यूज़ करना होता है? एसआई यूनिट को यूज़ करना होता है, क्योंकि फिर हमें कम्युनिकेशन गैप को क्या करना? पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना, टर्मिनेट कर देना। समझ पा रहे हो इतना? तो ये तो था आपका एसआई यूनिट का इंट्रोडक्शन कि व्हाई देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ कॉमन सिस्टम, दैट इज द एसआई सिस्टम, और दैट इज सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो समझ पा रहे हो इतना कि इस तरीके से एसआई यूनिट को बनाया गया। कब बनाया गया, किस दरम्यान बनाया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिट्स एंड मेजर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस था, 1960 में से बनाया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स बने, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, तो ये जनरली किससे बनते हैं? दो मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला जो मेन पार्ट होगा वो, उसे हम कहते हैं कि वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं डिराइव यूनिट्स। क्या कहते हैं उसे? डिराइव यूनिट्स। ऐसे दो मेन इसमें क्या होते हैं? कैटेगराइज की जाती है। फंडामेंटल के साथ कुछ और यूनिट्स को भी ऐड किया गया, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या कहते हैं उसे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि एसआई यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी। एसआई यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कम्युनिकेशन गैप को, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज किया जा रहा था, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, उस कम्युनिकेशन गैप को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक कॉमन सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसे हमने कहा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के नाम से उसे जाना गया। और वो किससे बनता है? वो बनता है फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड द डिराइव यूनिट्स। तो इस तरीके से दो इसके कैटेगरीज बन जाते हैं। आज हम समझेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। इसे आज हम डिटेल में इस क्लास में समझने वाले हैं। तो आप इतना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फंडामेंटल यूनिट्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं मेज़र करने के लिए। जैसे कि अगर हम कहें
कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि हो गए लेंथ हो गया, या फिर मास हो गया, या टेम्परेचर हो गया, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप समझ पा रहे हो जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर निकाल के आपको बता देगा। वो टेम्परेचर निकालने के लिए आपका क्या वेट गिनेगा, उसको क्या डॉक्टर को क्या आपका वेट चाहिए होगा, नहीं। क्या आपकी हाइट वो मेजर करेंगे, नहीं। वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को आपका गिन सकते हैं थर्मामीटर की मदद लेके। अगर आपको किसी का मास निकालना है, मास निकालने के लिए आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास आपने कुछ खरीदा, तो वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, उनका मास निकाल लेते हैं। क्या उस वक्त उनकी हाइट चाहिए होंगी आपको, या उनकी कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए होंगी उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी का मास निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम किसी का लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये मार्कर की आपको लेंथ पता करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की मदद लेके इसे निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर बात की जाए वॉल्यूम की, अगर बात की जाए फोर्स की, समझ पा रहे हो आप इतना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा आपने कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको तीनों चीज़ें चाहिए होंगी, लेंथ भी चाहिए होंगी, ब्रेथ भी चाहिए होंगी, हाइट भी चाहिए होंगी। अगर हम बात करें फोर्स की तो आपको मास भी चाहिए होगा और एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। तो दो आ गए ना, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। तो वॉल्यूम इन तीनों पे डिपेंड करता है, फोर्स इन दोनों पे डिपेंड करता है, बट लेंथ किसी पे डिपेंड करता है कि नहीं। क्या मास किसी पे डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर किसी पे डिपेंड करता है, नहीं। तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम आसान शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। हम क्या कहते हैं, इसे फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्या बताया गया, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन से बताएगी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से, तीन एग्जाम्पल अभी आपने देखे। आपने देखा लेंथ, आपने देखा मास और टेम्परेचर, ये तीन एग्जाम्पल आपने देखे। इन्हें मेजर करने के लिए जिस यूनिट्स की आप मदद लेते हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो दोस यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर अ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस तरीके से बहुत आसान शब्दों में आपने इसे डिफाइन किया, तो डेफिनेशन आपको समझ पाई। अब देखते हैं हम एक लिस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो फिक्स होती है, जो परमानेंट दी गई है। तो कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको ये जो चार्ट हम बना रहे हैं, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम्स में या फ्यूचर में आपको ये चार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से आपको करके रखना है, प्रिपेयर कर लेना है, याद कर लेना है। तो क्या दिया हुआ है इसमें आपको समझेगा कि बताया गया सबसे पहले यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर। क्या रहेगा, सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखोगे आप फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कौन सी रहेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप लिख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या लिखा आपने, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ लिखो आप उसका एसआई यूनिट कि किस यूनिट में उसको मापा जाता है, और यहाँ रहेगा उसका सिंबल कि किस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, डिनोशंस क्या होंगे उसके। यहाँ लिखा आपने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हमें बात यहाँ पे करनी है। अब कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, आप भी थोड़ा याद करिए कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, जिसे हम क्या कर सके, आसानी से मेज़र कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ अदर। दूसरों पे डिपेंड वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो जिसमें से पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं उसे, मास। मास क्या दूसरों पे डिपेंड करता है। अगर किसी का मास आपको मेज़र करना है, किसी का मास आपको मेज़र करना, तो हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। मास किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे ही आप देखोगे कि लेंथ हो गया, किसी की अगर आपको लेंथ पता करनी है तो ये अगेन किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसे हम कहते हैं लेंथ। तो मास एक है, सेकेंड लेंथ हो गया। थर्ड आपने देखा अभी कुछ देर पहले टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। तो मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम। यहाँ पे आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो
क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी। और जो लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ मोल। ये दो जो टर्म्स हैं ये आपके लिए नए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने इनको सुना नहीं है, कभी सुना होगा, इनके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। किस तरीके से, देखिए समझिए एक एक बात को। मास को किस में मेजर किया जाता है, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम में हम मेजर करते हैं। याद रखना है कि किलोग्राम का ये जो के होगा वो स्मॉल लेटर में, अल्फ़ाबेट में ही आना चाहिए, ठीक है, किलोग्राम। लेंथ को किससे मेजर किया जाता है, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में। किससे मेजर करते हैं हम, मीटर में। अब बहुत जगह TER वाला भी मीटर होता है और एक बहुत जगह TRE वाला मीटर होता है, ठीक है। एक तो कोई ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश इंग्लिश है, और कोई अमेरिकन इंग्लिश है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम TER भी लिख सकते हैं और TRE भी लिख सकते हैं, तो मीटर में मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर को किसमें मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है केल्विन में। किसमें, केल्विन में मेज़र किया जाता है। केल्विन का के भी क्या रहेगा, अगेन स्मॉल रहेगा। माना किसी साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी क्या लिखना है आपको, उसको स्मॉल में ही लिखना है। किलोग्राम भी स्मॉल में के, मीटर का M भी स्मॉल में, केल्विन का के भी किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। टाइम को किस में मेज़र किया जाता है, टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में, तो सेकंड इसका ऐसा यूनिट बन जाता है। क्या ऐसा यूनिट है इसका, सेकंड। उसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, इसे मेज़र करते हैं एम्पियर में। किस में मेज़र करते हैं हम इसे, एम्पियर में मेज़र करते हैं। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्पियर तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो क्यों हमने इसे स्मॉल लेटर से लिखा। तो इसके जो रूल्स होते हैं, ऐसा यूनिट को किस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल आपको समझ जाना है कि एम्पियर का जो नाम है, जो ऐसा यूनिट के तौर पे अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, हमेशा स्मॉल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अगर कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कि एम्पियर वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट, तो उस वक्त जो एम्पियर का ए रहेगा वो कैपिटल रहेगा। बट यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा, क्योंकि ये किसी के एसआई यूनिट के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो समझ पा रहे हो इतना। तो ये एम्पियर क्या है, यहाँ पे एज अ एसआई यूनिट है, इसलिए आपने उसको स्मॉल लिखा हुआ है। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, इसे जो मेज़र किया जाता है उसे कैंडेला में क्या किया जाता है, इसे मेज़र किया जाता है। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसे मेज़र किया जाता है, इसे किया जाता है मोल में मेज़र किया जाता है। किसे मेज़र किया जाता है, मोल, MOLE, मोल में मेज़र किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए एक एक चीज़ को समझते हैं। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सभी चीज़ें आपको पता है। लुमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब आपको पता है तीव्रता, लुमिनस का मतलब होता है चमकीला। तो जो भी चीज़ है क्या होती है, अपने अंदर से एक तरीके की रोशनी निकालते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी वाली लाइट निकालती है, निकालते हैं, उसे हम लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कि बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर से क्या कहते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं, तो उन्हें ही हम जब काउंट करते हैं तो किसके फॉर्म में गिनते हैं, उसे कैंडेला के फॉर्म में गिनते हैं। क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉल लेटर पे ही लिखना है कैंडेला। तो समझ पा रहे हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखिए जब आप क्या बनाते हो, कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे कि लिखा गया कि आपको क्या बनाना है, 0.1 मोलर का सॉल्यूशन, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बना रहे होते हो तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या लिया, मान लो यहाँ पे 1000 लीटर कोई लिक्विड लिया, वाटर ले लिया, उस वाटर में आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो आप जब कोई सब्सटेंस उसमें ऐड करोगे तो वो सब्सटेंस हमेशा किसके फॉर्म में काउंट किया जाएगा, मोल के फॉर्म में काउंट किया जाएगा। तो उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फॉर जनरली जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तब जाके हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की का इंपॉर्टेंस समझता है, क्योंकि हम उसको मोल्स के फॉर्म में काउंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जनरली आप मोल से ही डील करोगे। किसे डील करोगे, मोल। तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ये एक चीज़ है। देखिए सभी के सिंबल्स क्या होते हैं, हम सभी को डिनोट कैसे किया जाता है, किलोग्राम। किलोग्राम को डिनोट कैसे किया जाता है, हम किलोग्राम को लिखते हैं kg, स्मॉल kg। यहाँ पे भी k जो रहेगा वो क्या रहेगा, अगेन स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल। मीटर को किसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। केल्विन को डिनोट कैसे किया जाता है, केल्विन को डिनोट किया जाता है कैपिटल K से। केल्विन को डिनोट किया जाता है कैपिटल K से। केल्विन लिखते वक्त K स्मॉल, बट जब डिनोशन की बात आती है, जब सिंबल की बात आती है तो कैपिटल K से डिनोट किया जाएगा। सेकेंड को किसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल s से ही डिनोट किया जाता है। एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। समझ पा रहे हो इतना।
मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम है और उसे आप एज अ एसआई यूनिट के तौर पर यूज़ करो तो क्या लिखना है आपको, स्मॉल लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉल। बट किसी साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम है और उसे आप सिंबल के तौर पर यूज़ करो तो क्या लिखते हैं हम, कैपिटल। जैसे एम्पियर का ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा एज ए सिंबल। यहाँ पे भी जो कैंडेला होगा उसे हम क्या लिखते हैं, सीडी करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सॉरी सिंबल क्या होता है, सीडी होता है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था जिसको हमने मोल लिखा था, इसका जो सिंबल होगा वो होगा MOL मोल। क्या होगा, MOL मोल। ऐसा यूनिट में MOLE मोल और सिंबल के वक्त उसको MOL मोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम उसे, MOL मोल लिखते हैं। तो ये जो है ये सभी के सभी क्या हो गए आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मुझे किसी का टेम्परेचर निकालना है तो क्या मुझे लेंथ की, मास की, करंट की, लुमिनस इंटेंसिटी की, इनकी जरूरत पड़ने वाली है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेंगी। अगर मुझे कहीं पे टाइम निकालना है तो मुझे क्या इन बाकी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेंगी, नहीं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते इनके खुद के मेजरमेंट के लिए, तो इन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट जब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए तो उस वक्त साइंटिस्टों को लगा कि नहीं, इन 7 के अलावा और भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तो तब जाके क्या बनाया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बनाया गया। क्या बनाया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बताया गया। तो उसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो कौन से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं हमें वो भी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहते हैं हम उसे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे हम उसका, SI यूनिट, अगेन हियर सिंबल। तो उसका सिंबल क्या होता है, तो कौन से 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम जिसे कह सकते हैं सीरियल नंबर। तो पहला और दूसरा, पहला होगा उसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं उसे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, आपने सुना होगा प्लेन एंगल के बारे में। और जो दूसरा होगा वो होगा सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। इन दोनों को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझते हैं कि क्या है। देखिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मतलब होता है कि अगर एक इस तरीके की कोई रॉड है, यहाँ पे कोई एक रॉड है, इनके बीच में जो एंगल बना, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं उसे, प्लेन एंगल। किसमें मेजर किया जाता है प्लेन एंगल को, आपको पता होगा कि एंगल हम किस में गिनते हैं, डिग्री में गिनते हैं या रेडियन में गिनते हैं, रेडियन में। किस में गिनते हैं हम उसे, रेडियन में गिनते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल का रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। उसका जो सिंबल होगा वो होगा रेड, RAD रेड। क्या होगा, RAD रेड, ये उसका सिंबल होगा। इसे कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं इसे, प्लेन एंगल। जब 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा, प्लेन एंगल। समझ पा रहे हो कितना। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का पिज्ज़ा है, क्या है, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाया होगा सभी ने। पिज्ज़ा को अगर आप इस तरीके से कट करोगे, पीस बाहर निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ पे समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पूरा भरा हुआ है ना। जैसे कोई रोटी का टुकड़ा हो गया या फिर कोई केक हो गया, केक का एक छोटा सा पीस हो गया। समझ पा रहे हो, यहाँ पे भी क्या है, पूरा केक का पीस है। तो ये जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर सॉलिड है, जो अंदर से क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, तो अंदर पूरे अंदर से क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एंगल को मेजर कर रहे हो। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को सॉलिड एंगल के नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हो कितना, सॉलिड एंगल हम किसे कहते हैं। और सॉलिड एंगल को मेजर किस में किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। किस में, स्टे और रेडियन, ऐसा इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टे रेडियन। और इसका जो सिंबल होगा वो होगा SR। तो SR से इसको डिनोट किया जाता है। तो बच्चों समझ पा रहे हो आप कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ याद होनी चाहिए, साथ में उसके SI यूनिट्स याद होनी चाहिए और उसके सिंबल आपको पता होनी चाहिए। तो मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। प्लस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता ही है, एक्स्ट्रा जब ऐड किया जाता है उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये भी फंडामेंटल के अंडर ही आते हैं, बट उसे अलग इसमें रखा गया है।
कैटेगरीज में रखा गया है। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स और इसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट डिराइव यूनिट्स को समझेंगे तो हमें सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये जो रूल्स हैं इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कभी कैपिटल लिखा जाता है और कब स्मॉल लिखा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।